Hello, everyone. Good evening. I'm Sayukta from Prostate Wellbeing Team, and I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss a very important topic benign prostatic hyperplasia, BPH. Now, BPH is the non cancerous enlargement of the prostate, usually begin in the 50s in men, and in many men may cause obstruction to urine flow. Many men have to get up and go to the toilet at night, and is the most troublesome aspect of this condition as it makes them tired during the day. Having to urinate frequently during the day, sometimes with a sense of urgency, can also be tiring for patients and can make traveling or attending events such as the theater, going to cinema, etc., difficult. A doctor, such as a neurologist, can treat this condition and help the patient to get the to know more about it, to shed more light on the subject and guide us on what's right for diagnosis and treatment of BPH. Today, we have with us renowned urologist Dr. Yash Pamecha, who is an MBBS, MS, MCH in urology. He has a rich experience and hands on expertise in stone management as well as in treating urological problems. He is currently practicing at Pamnani Hospital, Mandsaur. Dr. Yash Pamecha has rich experience in the field of urology and carries out the diagnosis and treatments with utmost precision and efficiency, ensuring that patients' health is in safe hands. A very warm welcome to you, Dr. Yash Pamecha. आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर Yes, so viewers, today we are going to talk about BPH, यानी enlargement of prostate जिसे हम आमतौर पर कहते हैं और जब हम BPH की या enlargement of prostate की बात करते हैं जी डॉक्टर तो बहुत बहुत स्वागत आपका Thank you so much. Thank you so much, Ayika, for एंड inviting me to the show. इट्स सच अ Yeah, प्लेजर टू हैव यू एक्चुअली डॉक्टर और आज जो टॉपिक जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है मेन में बिकॉज दे हैव yeah. दिस ऑर्गन दे हैव दिस ग्लैंड कॉल्ड प्रोस्टेट और ऐसे में एक सर्टन एज के बाद बीपीएच की या जैसे बहुत आम भाषा में हम प्रोस्टेट का बढ़ना या एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट कहते हैं उसकी समस्या होती है बहुत आम होती है तो सबसे पहले तो डॉक्टर चूंकि ये प्रोस्टेट से जुड़ा हुआ मामला है और हम सब जानते हैं कि प्रोस्टेट सिर्फ मेल्स में ही होता है महिलाओं में नहीं होता पुरुषों में ही होता है तो ये प्रोस्टेट क्या है इसका क्या इम्पोर्टेंस क्या सिग्निफिकेंस होता है बॉडी में सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर प्रोस्टेट क्या इम्पोर्टेंस क्या सिग्निफिकेंस होता है बॉडी में सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर प्रोस्टेट क्या इम्पोर्टेंस क्या So सिग्निफिकेंस होता है basically, prostate is a gland. प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है. इट्स अ पार्ट ऑफ योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नॉर्मली इसका रोल सेक्सुअली एक्टिव मेल्स में होता है बिकॉज ये कुछ ऐसे फ्लूइड सिक्रीट करती है जो कि इजैकुलेशन में हेल्प करते हैं और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब पुरुष या मेल 50 इयर्स की एज को क्रॉस करने लगते हैं तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि हार्मोनल चेंजेस के रिजल्ट के कारण अपनी साइज में इंक्रीज होने लगती है जिसे हम प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एनलार्जमेंट नॉन कैंसरस होता है यानी कि बिनाइन होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया. सो दिस प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ वेरी स्मॉल साइज ग्लैंड. ये आपके ब्लैडर के जस्ट नीचे लोकेटेड होता है and it encircles your urine pipe which is also यस called as urethra. तो ब्लैडर के जस्ट नीचे लोकेटेड होने के कारण जब यह साइज में बढ़ने लगता है तो फिर उसके कारण पेशेंट्स को यूरिनरी सिम्टम्स अच्छा आने अच्छा लगते ठीक हैं. है तो डॉक्टर बीपीएच पर हम बात कर रहे हैं और आपने बताया या कि किस तरह से बीपीएच जो है हो सकता है या होता ही है तो क्या ये उतना ही कॉमन है जैसे हम जानते हैं कि एजिंग के साथ बहुत सारी चीजें होती है स्किन हमारी सैग होने लगती है रिंकल्स आने लगते हैं ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है तो क्या उतना ही नेचुरल एंड उतना ही कॉमन बीपीएच है यस यस. प्रोस्टेट एजिंग के साथ बढ़ना इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. इनफैक्ट 70 to 80% ऑफ मेल पॉपुलेशन में यह प्रॉब्लम होता है. बट जरूरी नहीं है कि हर प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट वाले पेशेंट को सिम्टम्स आए. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. प्रोस्टेट enlarge होना विथ एज इज अ नेचुरल प्रोसेस. ये सबके साथ हो सकता है विथ एवरी मेल स्पेशली आफ्टर देयर 60s. 50s के बाद शुरू हो जाता है बट 60s के बाद और ज्यादा कॉमनली देखा जाता है.
बट उसके साथ उसके सिम्टम्स आना इट इज नॉट नेसेसरी। ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप सोनोग्राफी कराएंगे तो आपको हो सकता है प्रोस्टेट साइज बढ़ा हुआ दिखा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके सिम्टम्स भी उस पर्टिकुलर मेल में आपको देखने को मिले। बिल्कुल, तो कई मामलों में एसिम्प्टोमेटिक होता है, सिम्पटम्स होते नहीं हैं, लेकिन जो लोग रेगुलरली स्कैन्स या सिटी स्कैन्स या एग्जैक्टली। अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उन्हें पता चल जाता है। अच्छा डॉक्टर, इस पर हम आगे और भी बात करेंगे कि अगर एसिम्प्टोमेटिक है तब किस तरह का असर होता है, या अगर क्योंकि सिम्पटम होते हैं तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, सिम्पटम नहीं करेक्ट। होते, कई बार वो चीज़ें सामने ही नहीं आती है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि आपने कॉजेज़ का ज़िक्र किया और शुरुआत में भी हमने कहा कि यूरिनरी दिक्कतें आती हैं, यूरिन से जुड़ी हुई, पेशाब से जुड़ी हुई दिक्कतें आती हैं, तो वो कौन-कौन से कॉजेज़ होते हैं जो इशारा करते हैं कि बीपीएच हो सकता तो बेसिकली प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से होने वाले यूरिनरी सिम्टम्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो साइज बढ़ने के कारण यूरेथ्रा, जो यूरिन की नस होती है या जो यूरिन का ट्यूब होता है ब्लैडर के नीचे, वो कंप्रेस होने लग जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर उस पे आता है और वो साइज में डिक्रीज हो जाता है। इसके कारण पेशेंट को वॉइडिंग सिम्टम्स आते हैं। वॉइडिंग सिम्टम्स जैसे कि यूरिन करने में प्रेशर एक्सर्ट करना, जोर लगाना, या फिर यूरिन का फ्लो कम हो जाना, या फिर यूरिन बार बार जाना पड़ना, या फिर यूरिन का जो स्पीड है वो कम हो जाना। इसके बाद जो सेकेंडरी चेंजेस आते हैं जिन्हें हम स्टोरेज सिम्टम्स बोलते हैं। स्टोरेज सिम्टम्स वो होते हैं जो कि यूरिन अंदर होल्ड अप होने के कारण ब्लैडर प्रोड्यूस करता है, जिससे बार बार यूरिन करने की फ्रीक्वेंसी होना, या फिर रात में बार बार यूरिन के लिए उठना, या फिर यूरिन बहुत अर्जेंसी के साथ आना, यानी कि पेशेंट को एकदम सेंस ऑफ अर्जेंसी आती है कि मैं अब कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मुझे वॉशरूम तुरंत यूज करना पड़ेगा। और कई केसेस में यूरिन के लिए जाते जाते, वॉशरूम तक जाते जाते भी यूरिन लीक हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज इनकॉन्टिनेंस। या फिर सीवियर केसेस में यूरिन पूरी तरह बंद भी हो जाता है, जिसे हम एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन बोलते हैं, जहां पर पेशेंट को हमें तुरंत कैथेटराइज करना पड़ता है बिकॉज पेशेंट बहुत ज्यादा एग्नी में होता है। है? तो ये सारे अच्छा, सिम्टम्स प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के कारण आते हैं। ओके, ये जो सिम्पटम्स आपने बताए हैं और आपने जैसे कि शुरुआत में कहा कि एक बहुत नेचुरल एजिंग का से एसोसिएटेड ये पूरा मामला है, ये पूरी कंडीशन है। ऐसे में कई बार क्या होता है, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको भी इस तरह की यूरिनेशन से जुड़ी हुई दिक्कतों का यस। सामना करना पड़ता है। एक यस। सर्टेन एज के बाद सभी को इस तरह की दिक्कतें आती है, तो कई बार ये जो सिम्पटम्स है ये कह के अवॉइड कर दिए जाते हैं कि नहीं नहीं, ये कोई करेक्ट। दिक्कत नहीं है, ये तो एज हो रही है, अब तो ये सब होगा ही। एग्जैक्टली। ऐसे में लेकिन आपने कहा कि बाद में जाके अगर इन चीज़ों को इग्नोर किया जाए, इन सिम्पटम्स को इग्नोर किया जाए, तो बाद में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ भी सकते हैं। ऐसे करेक्ट। में ये बताना, ये जागरूकता फैलाना कितना ज़रूरी है कि ये सिर्फ़ एज से एसोसिएटेड सिम्पटम्स नहीं है, अगर है भी तो इनका ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल, और ऐसे में इन्हें इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, भले ही आपको ना पता हो कि ये आपके डायबिटिक होने की वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं, आपकी एजिंग की वजह से हो रही है या बीपीएच की वजह से हो रही है। ये अवेयरनेस किस तरह से हम यस। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। बेसिकली अगर आपको प्रोस्टेट के सिम्टम्स हैं या फिर वो डायबिटीज के कारण सिम्टम्स हैं, ये आप खुद से मेक श्योर नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज एन ओवरलैप ऑफ सिम्टम्स। तो ऐसे केसेस में आपको एक सुपर जो ट्रेन कंसल्टेंट्स हैं, फिजिशियंस हैं या यूरोलॉजिस्ट हैं, उनसे एक बार आपको गाइडेंस लेना चाहिए। आपको प्रॉपर हिस्ट्री उनको बतानी चाहिए और इसके बाद आपका प्रॉपर इवैल्यूएशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर अल्ट्रासाउंड स्कैन्स, योर पीएसए लेवल्स, योर यूरोफ्लोमेट्रीज एंड बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं प्रोस्टेटिक इवैल्यूएशन के लिए, वो करना चाहिए, ताकि ये समझ में आए कि जो बेसिकली आपको बॉदरसम सिम्टम्स हो रहे हैं वो किस कारण से हो रहे हैं। उसमें प्रोस्टेट का रोल ज्यादा है या फिर आपकी एजिंग का या फिर अदर डायबिटीज और कुछ और बीमारियों का रोल ज्यादा है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि ये सिम्टम्स को अगर आप इग्नोर कर देते हैं, जो कि शुरुआती सिम्टम्स होते हैं जैसे कि यूरिन का फ्लो कम हो जाना, बार बार यूरिन जाना, रात में बार बार उठना, लोग इनको इग्नोर करते हैं और अक्सर ये आगे जाके कुछ बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट सडनली रिटेंशन में आते हैं और कभी भी उनका दिन के किसी भी टाइम में या रात में अचानक यूरिन पूरी तरह बंद हो जाता है, ब्लैडर फुल हो जाता है और उनको कैथेटराइज करने की जरूरत पड़ने लगती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि उनका क्रिएटिनिन बढ़ने लग जाता है बिकॉज बैक प्रेशर चेंजेस आने लगते हैं, सीधे किडनी पे असर आने लगता है, किडनी में सूजन आने लग जाती है जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं।
और किडनी इसका फंक्शन धीरे-धीरे कम होने लगता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। कुछ पेशेंट्स को यूरिन में ब्लड आने लगता है, जिसे कि हम हेमैचुरिया कहते हैं। सो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि अवॉइड किए जा सकते हैं अगर आप इनिशियल लेवल पर ही एक अच्छे से डॉक्टर को, फिजिशियन को या यूरोलॉजिस्ट को दिखाकर अपने सिम्पटम्स का समाधान करें तो। बिल्कुल। ये तो हमने वो बात की डॉक्टर जहाँ पे लोगों को ये सिम्पटम्स हैं, तो अवेयरनेस इसलिए हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं सेशन के ज़रिए, आपके ज़रिए कि लोग इन सिम्पटम्स को इग्नोर ना करें। अगर ये सिम्पटम्स हैं तो प्लीज़ जस्ट उसे ये कह के इग्नोर ना करें कि अरे ये तो एज हो रही है तो होगा या करेक्ट, डायबिटिक है तो होगा, दूसरे कॉम्प्लिकेशन से होगा। आप प्लीज़ डॉक्टर को दिखाएँ, एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट को दिखाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन करेक्ट। जो आपने पहले कहा था कि कई बार एसिम्प्टोमेटिक होता है, सिम्पटम्स नज़र नहीं आते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम भी ना हो ऐसा नहीं है। हो सकता है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो रहा हो। तो ऐसे में ये कैसे पता चले कि आम तौर पर जब तक हमें प्रॉब्लम होती नहीं है तब तक हम उसकी जाँच कराते नहीं हैं। तो अगर पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है क्योंकि कोई सिम्पटम्स नहीं है, तो क्या करें? बेसिकली जो मैं ये केस आपको बता रहा हूँ कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं लेकिन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट उन्हें होता है, दिस इज़ एन एजिंग प्रोसेस। बट अगर सिम्पटम्स नहीं है और उनके बाकी के रिपोर्ट्स जैसे कि अल्ट्रासाउंड पे उनको ब्लैडर में यूरिन नहीं रुक रहा है या फिर फ्लो में कोई परेशानी नहीं है, फ्लो अच्छा है, तो उन कंडीशंस में आप उस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। ओके। कहने का मतलब ये है कि कुछ पेशेंट को सिम्पटम्स सपोज 20 ग्राम्स नॉर्मल साइज ऑफ प्रोस्टेट होता है, कुछ हुँ, पेशेंट को सिम्पटम्स 50 ग्राम्स की साइज पे आने लगते हैं, कुछ पेशेंट्स को 100 ग्राम तक भी सिम्पटम्स नहीं आते। तो हुँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिम्पटम्स को अनदेखा ना करें। चाहे आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट कुछ भी बोल रही हो हुँ, सकता है कि आपकी सोनोग्राफी पे प्रोस्टेट साइज सिर्फ 25 या 30 ग्राम ही आ रही हो, लेकिन आपको सिम्पटम्स काफी ज्यादा हो और आपके पास में बैठे इंसान का प्रोस्टेट साइज 50 ग्राम्स हो लेकिन उसको कोई भी सिम्पटम्स ना हो। तो हुँ, आपको कभी भी सोनोग्राफी पे इतना रिलाई नहीं करना चाहिए कि यार मेरी सोनोग्राफी तो नॉर्मल है, मुझे सिम्पटम्स क्यों आ रहे हैं, या मेरा तो अभी ग्लैंड साइज बहुत छोटा है, व्हाई आई हुँ, एम सफरिंग फ्रॉम दिस सिम्पटम्स। बिकॉज प्रोस्टेट की साइज और उसके सिम्पटम्स में कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता है। कई बार छोटी प्रोस्टेट में भी ज्यादा सिम्पटम्स हो सकते हैं और कई बार बड़ी प्रोस्टेट में भी कोई सिम्पटम्स नहीं होते हैं। तो अगर आपको सिम्पटम्स है तो आपको उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर आपका हुँ। साइज बढ़ा हुआ है प्रोस्टेट का लेकिन अगर आपको सिम्पटम्स नहीं है और आपका पूरा प्रोस्टेटिक इवैल्यूएशन नॉर्मल है, तो फिर आप उसको बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे डॉक्टर यश ने हमें बताई कि अगर सिम्पटम्स हैं, भले ही आप स्कैन कराते हैं और आपको पता चले कि आपका प्रोस्टेट जो है वो 25 ग्राम, 30 ग्राम ही बढ़ा है और कोई और है जिसका 100 ग्राम तक का प्रोस्टेट हो गया है, लेकिन उसे सिम्पटम्स नहीं है। तो जिसे सिम्पटम्स नहीं है, वो तो एक बार को अगर प्रोस्टेटिक इवैल्यूएशन जो दूसरी है, वो ठीक है, तो इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर सिम्पटम्स हैं, तो सिम्पटम्स को इग्नोर नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि हमें जब तकलीफ होती है और फिर जब हम उसके टेस्ट कराते हैं और टेस्ट रिपोर्ट्स ठीक-ठाक आते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं तकलीफ तो ठीक है, वो तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। तकलीफ ठीक नहीं होती इस मामले में ख़ास तौर पर, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर सिम्पटम्स है, तो सिम्पटम्स को इग्नोर ना किया जाए। बातचीत का हम सिलसिला आगे जारी रखेंगे लेकिन क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन्स हमारे पास किडनी स्टोन से भी जुड़े हुए आ रहे हैं, तो मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि आज हम बीपीएच पे यानी जो एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट है, बेनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट उस पर बात कर रहे हैं और उसी से जुड़े सवाल प्लीज़ हमसे पूछें। डॉक्टर वापस मैं आपका रुख करना चाहूँगी। आपने कहा कि अगर सिम्पटम्स हैं तो उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार 25 से 30 ग्राम बढ़ता है प्रोस्टेट, कई बार 100 ग्राम बढ़ जाता है। एक्चुअल प्रोस्टेट का क्या वेट होता है? कितना बड़ा होता है ये ग्लैंड? नॉर्मल प्रोस्टेट का वेट 15 टू 20 ग्राम्स होता है। हुँ, हुँ। ओके, राइट। तो ये जब तमाम हम बातें कर रहे हैं डॉक्टर, तो ज़ाहिर-सी बात है, हमने कहा कि अगर आपको ये सिम्पटम्स हैं, तो इग्नोर मत कीजिए, एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए। लेकिन दिक्कत ये है अगेन हमारी सोसाइटी में हम डॉक्टर के पास जाने से पहले तमाम और दूसरे लोगों के पास चले जाते हैं, हम घरेलू नुस्खे करते हैं, ओवर द काउंटर अगर कोई हमको ऐसी मेडिसिन पता चल जाए किसी से या किसी और को हुआ था, कई बार तो हम प्रिस्क्रिप्शंस भी शेयर कर लेते हैं, ये हमारी एक टेंडेंसी है।
तो हम वो मेडिसिन भी ट्राई कर लेते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स है इतने सारे, उन पे इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके पास क्विक फिक्सेस ज़रूर होते हैं, तो हम उनसे भी सुन लेते हैं कि अच्छा ये खा लो तो प्रोस्टेट ठीक हो जाए, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होती, ये पी लो तो ठीक हो जाएगा 1 महीने के अंदर। हम सब कर लेते हैं और अंत में जब हमें लगता है कि कुछ भी वर्क नहीं किया, तब जाके हम डॉक्टर को दिखाते हैं और पता चलता है कि अगर हम 2-3 महीने पहले जब शुरुआत थी तभी अगर चले गए होते, तो शायद इलाज आसान होता। आपने भी क्या इस तरह के केसेस एक्सपीरियंस किए हैं या इस पर आपकी क्या राय है? जी, बिल्कुल। एक्चुअली ये हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है कि डॉक्टर्स के पास जाएँगे तो हमें सही ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, मिसगाइड कर दिया जाएगा या फिर सीधे सर्जरी, अगर हम सर्जन के पास जा रहे हैं तो वो सीधे सर्जरी एडवाइस कर देंगे। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इनफैक्ट प्रोस्टेट की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कि 70% ऑफ टाइम अगर आप टाइम पर सर्जन के पास या यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं, तो 70% ऑफ केसेस में ये मेडिसिन से कंट्रोल हो जाती है। सिर्फ 25 टू 30% केसेस में ही सर्जरी की ज़रूरत लगती है, विच इज़ अ वेरी बिग परसेंटेज आई एम टॉकिंग अबाउट, जिन्हें सर्जरी की ज़रूरत की लगे बिना ठीक किया जा सकता है। बट पेशेंट हमारे पास बहुत लेट स्टेज में आते हैं। कई बार उनका प्रोस्टेट, मैंने 200-200 ग्राम के प्रोस्टेट भी ऑपरेट किए हैं, विच इज़ लाइक 10 टाइम्स द नॉर्मल साइज़। और इतने टाइम तक पेशेंट अल्टरनेटिव मेडिसिन ले रहे होते हैं या फिर देशी मेडिसिन ले रहे होते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स जो हैं वो कुछ घरेलू नुस्खे ट्राई कर रहे होते हैं, या फिर कुछ डॉक्टर्स या कुछ जनरल प्रैक्टिशनर्स उन्हें कुछ ऐसी मेडिसिन दे देते हैं जो कि प्रोस्टेट पे बिल्कुल असर नहीं करती है। कुछ टाइम के लिए उनके सिम्टम्स दब जाते हैं, लेकिन फिर जैसे ही दवाई बंद करते हैं तो सिम्टम्स फिर आ जाते हैं। तो ये एक अवेयरनेस की ज़रूरत है और ये अवेयरनेस लाने का काम बिल्कुल होना चाहिए। बिकॉज़ अगर पेशेंट को ये पता होगा कि कौन-सी बीमारी के लिए या कौन से सिम्पटम्स के लिए किस स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना है, तो उससे उसका काम भी आसान हो जाएगा और जो ट्रीटिंग कंसल्टेंट है, उसका काम भी आसान हो जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए बार-बार हम ये बोल रहे हैं और इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि अगर ये सिम्पटम्स हैं तो प्लीज़ इग्नोर ना करें और एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट से, एक क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, जब एक पेशेंट आपके पास आता है ये सिम्पटम्स लेकर, तो किस तरह की जाँच आप आम तौर पर उन्हें करने को बोलते हैं? किस तरह से डायग्नोसिस करते हैं? बेसिकली प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट का डायग्नोसिस पेशेंट की हिस्ट्री पे 90% जो इसमें डायग्नोसिस बनाने का काम है वो हिस्ट्री पे हो जाता है। पेशेंट की अगर एज उस क्राइटेरिया में फिट बैठ रही है, पेशेंट को जो सिम्पटम्स जो हिस्ट्री वो दे रहा है, फ्रीक्वेंसी है क्या, अर्जेंसी है, रात में बार बार उठना जिसे नॉक्चूरिया बोला जाता है, ये प्रॉब्लम्स हैं क्या, तो इन बेसिस पे डायग्नोसिस बन जाता है। बट फर्दर इवैल्यूएशन के लिए हम एक अल्ट्रासाउंड पेशेंट को एडवाइस करते हैं, ताकि उससे उसकी प्रोस्टेट का एग्जैक्ट साइज हमें पता चले। प्रोस्टेट के साइज के अलावा कहीं उसके ब्लैडर में कोई सेकेंडरी चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, कहीं उसकी किडनी में बैक प्रेशर चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, तो वो एक पूरा स्कैन से क्लियर हो जाता है। सेकेंडली, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सिम्पटम्स हैं ये बिनाइन एनलार्जमेंट के कारण ही हैं और इसमें कैंसर का कहीं कोई एलिमेंट तो नहीं है। तो उसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है, सीरम पीएसए के नाम से जो होता है, वो पीएसए का टेस्ट हम हर पेशेंट आफ्टर द एज ऑफ 55 एडवाइस करते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये कहीं कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट तो नहीं है। बिकॉज़ सिम्पटम्स में कहीं कोई फ़र्क नहीं होगा। देयर विल बी नो डिफरेंस इन द सिम्पटम्स विथ रिस्पेक्ट टू बिनाइन और कैंसरस ग्लैंड। सिम्पटम्स दोनों के सेम रहेंगे, सिर्फ पीएसए से एक हमें स्क्रीन आउट हो कर सकते हैं कि कहीं उसे कैंसर तो नहीं है। इसके अलावा यूरोफ्लोमेट्री, जिसमें कि यूरिन के फ्लो का टेस्ट किया जाता है, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कि कहीं कोई यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है, और क्रिएटिनिन लेवल्स की कहीं किडनी फंक्शंस तो डिरेंज्ड नहीं है पेशेंट के। ये सारे टेस्ट हम बेसिकली एडवाइस करते हैं। नॉर्मल प्रोटोकॉल है फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट। बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि बीपीएच होता है यानी बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया होता है, तो साथ ही साथ कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट भी होता ही है। उस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डायग्नोसिस हो गया, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या है बीपीएच? ओके। बीपीएच में बेसिकली अगर पेशेंट को बहुत कम बॉदरसम सिम्पटम्स हैं, बिल्कुल मामूली सिम्पटम्स हैं, तो कई बार हम उन्हें वॉचफुल वेटिंग भी एडवाइस कर देते हैं।
अगर पेशेंट को माइल्ड सिम्पटम्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ उसकी डे टू डे एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, शुरुआत है, इनिशियल सिम्पटम्स हैं, तो कुछ लाइफ़स्टाइल मेजर्स जैसे कि रात में पानी कम पीना या सोते समय ज़्यादा पानी पीकर ना सोना, अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड टी, कॉफ़ी जो डाययूरेटिक बेवरेजेस हैं, उनको रात के टाइम पे अवॉइड करना। कुछ ये लाइफ़स्टाइल मेजरमेंट्स हम उनको सिखाते हैं जिससे उन्हें थोड़ा बहुत कंट्रोल आ जाता है। अगर इससे ज़्यादा सिम्पटम्स हैं तो कुछ मेडिसिन्स हैं जो अल्फा ब्लॉकर्स की कैटेगरी में आती हैं फार्माकोलॉजिकली, वो हम उन्हें एडवाइस करते हैं। और 70% केसेस में हमने देखा है कि इन मेडिसिन से पेशेंट के सिम्पटम्स पूरी तरह कंट्रोल हो जाते हैं। दे आर क्वाइट वेल सैटिस्फाइड आफ्टर टेकिंग दिस ड्रग्स। कुछ 25 टू 30% चंक ऐसा होता है जिन्हें की दवाइयाँ भी असर नहीं करती हैं, या फिर उन्हें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई होती हैं प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के कारण, जो मैंने आपको पहले बताई, जैसे कि ब्लैडर में स्टोन हो गया या फिर किडनी पे बैक प्रेशर के कारण सूजन आ गई। इन केसेस में हमें फिर सर्जरी एडवाइस करनी पड़ती है पेशेंट को। और सर्जिकल ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। आजकल सारे सर्जिकल ऑप्शंस मिनिमल इन्वेसिव हैं, दूरबीन द्वारा एंडोस्कोपिकली किए जाते हैं। तो सर्जरी लास्ट रिज़ॉर्ट होता है, सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं और सर्जरी के रिज़ल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। बिल्कुल और वाक़ई में जैसा शुरुआत में आपने कहा था कि कई बार ये जो सिम्पटम्स हैं, ये लोग इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि सबको लगता है कि अरे डॉक्टर के पास जाएँगे, पता नहीं क्या ट्रीटमेंट होगा, सर्जरी ना करेक्ट, कर दे और सर्जरी को लेकर सबके दिमाग में एक वो रहता है, डर तो रहता ही है। डर लेकिन रहता अब है। बहुत मेडिकल एडवांसमेंट्स हो गए हैं, टेक्निकल एडवांसमेंट्स हो गए हैं और ऐसे में सबसे पहले तो दवाइयों से ही बहुत कारगर इलाज संभव है और अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी उतनी मुश्किल नहीं है और काफ़ी अच्छे नहीं, रिज़ल्ट सर्जरी के भी देखने को यहाँ पर मिलते हैं। जी, अम, और जैसा कि हमने बोला था कि हम बीपीएच पर तो बात कर रही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैलिग्नेंट एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट पर भी करना चाहेंगे। आपने कहा सिम्पटम्स में बहुत अंतर नहीं होता। तो यस। क्या थोड़े बहुत कुछ और ऐड ऑन्स होते हैं सिम्पटम में अगर जो एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट है वो कैंसरस है, किस तरह से होता है, क्या हो सकता है? इस पर भी थोड़ी चर्चा आपसे करना चाहेंगे डॉक्टर। जी। सो देयर इज़ नो डिफरेंस एज़ फार एज़ सिम्पटम्स आर कंसर्न्ड। पेशेंट का जो प्रोस्टेट एनलार्ज हुआ है, वेदर इट इज़ बिनाइन और कैंसरस, देयर इज़ नो डिफरेंस। लेकिन हर पेशेंट में हमको पर रेक्टल एग्जामिनेशन करना मैंडेटरी है। जो भी पेशेंट हमारे पास आता है विद प्रोस्टेटिक सिम्पटम्स, हम उसका एक पर रेक्टल एग्जामिनेशन फिंगर टेस्ट करते हैं और प्रोस्टेट को पाल्पेट करके देखते हैं। अगर प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट हमें कुछ क्राइटेरियाज ऐसे हैं जैसे कि प्रोस्टेट का सरफेस नोड्यूलर हो गया है या हार्ड हो गया है, कड़क जिसे बोलते हैं। अगर कुछ चेंजेस हमें मिलते हैं ऑन पर रेक्टल एग्जामिनेशन, तो वो इशारा करते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को कैंसर हो सकता है। फिर सेकेंडली मैंने आपको बताया एक सीरम पीएसए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इट्स अ वेरी कॉमनली डन, रूटीनली डन ब्लड टेस्ट। अगर उस ब्लड टेस्ट में पीएसए के लेवल्स नॉर्मल से बढ़े हुए आते हैं, तो वो भी एक इंडिकेटर है कि पेशेंट को प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट जो है वो कैंसरस हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो नॉट कन्फर्मेटरी। उसके बाद अगर हमें और ज़्यादा डाउट रहता है, तो फिर हम एमआरआई एडवाइस करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग प्रोस्टेट का। ये एक स्कैन है, बहुत ही एडवांस्ड मेडिकल स्कैन है, जिससे कि हमें यह पता चल जाता है कि कहीं पर कोई सस्पिशियस उसको लीजन्स तो नहीं है प्रोस्टेट के अंदर व्हिच कैन बी कैंसरस। तो इट्स अ वेरी एडवांस्ड इमेजिंग टूल, नॉट रूटीनली प्रेस्क्राइब टू ऑल द पेशेंट्स। जिनमें हमें बहुत ज़्यादा सस्पिशन है ऑन द बेसिस ऑफ आवर क्लिनिकल फाइंडिंग्स एंड रेज्ड सीरम पीएसए, उन लोगों में हम एमआरआई एडवाइस करते हैं। इसके बाद जी। फर्दर स्टेप होती है कि अगर एमआरआई में हमारे सस्पिशन को और ज़्यादा फेवर मिलता है कि नहीं, वी आर गोइंग टूवर्ड्स मैलिग्नेंसी, तो फिर हम पेशेंट को कंफर्म करने के लिए प्रोस्टेटिक बायोप्सी एडवाइस करते हैं। यानी कि प्रोस्टेट में से कुछ टुकड़े या कुछ चंक्स हम निकालते हैं और उसे पैथोलॉजी लैब में भेजते हैं, यह कंफर्म करने के लिए कि उसमें जो सेल्स हैं वो कैंसरस हैं या फिर बिनाइन सेल्स हैं। सो कंफर्मेटरी जो टेस्ट है वो प्रोस्टेटिक बायोप्सी है। लेकिन प्रोस्टेटिक बायोप्सी एडवाइस करने के पहले बहुत सारे ऐसे नॉन इन्वेजिव मेथड्स हैं जिनसे कि आप पता कर सकते हैं कि यह प्रोस्टेट कैंसरस है या बिनाइन है। बिल्कुल। तो डॉक्टर ये हम पूरी बात कर रहे थे, हम बीपीएच पे तो बात कर ही रहे थे, आगे भी करेंगे लेकिन मैलिग्नेंट अगर हो एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट तो उस पर हम या बात कर रहे थे।
प्रोस्टेट कैंसर की जहां तक बात है तो कितना ये कॉमन है? एक और बात जो इसको लेकर सुनने को मिलती है आमतौर पे कि ये बहुत स्लो कैंसर है, मतलब कैंसर के लिए जो सबसे बड़ा डर है वो यही है कि बहुत फास्ट ग्रोइंग होता है, बहुत जल्दी सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर क्या स्लो ग्रोइंग कैंसर है और कितना कॉमन ये पुरुषों में है? So, prostate cancer, as far as इंडियन पॉपुलेशन या इंडियन सिनेरियो इज कंसर्न, तो इतना कॉमन नहीं था. You mark my words कि it was not common, but it is becoming more and more commonly seen nowadays. अच्छा। पहले ये इतना कॉमन नहीं था. पहले ये वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, यूएस है, यूरोप है, यूके है, वहां पर ज्यादा कॉमनली देखा जाता था. इंडियन या एशियन कंट्रीज में प्रोस्टेट कैंसर इतना कॉमनली नहीं देखा जाता था. लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि जो भी लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, वो सारी वेस्ट से अब माइग्रेट हो रही हैं टुवर्ड्स ईस्ट. तो प्रोस्टेट कैंसर भी एक ऐसी बीमारी है जो कि लाइफस्टाइल एसोसिएटेड है, और अब इसके इंसिडेंसेस इंडिया में भी बढ़ने लगे हैं. सेकेंड रीजन इसका इंडिया में बढ़ने का ये भी है, अपार्ट फ्रॉम चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑफ पेशेंट्स, सेकेंड रीजन जो कॉमनली देखा जा रहा है वो ये है कि अब पहले से ज़्यादा लोगों को जो अवेयरनेस आ रही है, और जो डॉक्टर्स स्कैन्स एडवाइस कर रहे हैं, उतने स्कैन्स पहले नहीं होते थे. अब पीएसए के टेस्ट बहुत रूटीनली छोटी छोटी जगह पर होने लग गए हैं, एमआरआई बहुत छोटी 3 टियर सिटीज में होने लग गई हैं. तो इससे भी प्रोस्टेट कैंसर जल्दी डिटेक्ट हो रहा है, जल्दी पकड़ में आ रहा है. So incidence of prostate cancer is rising in India. Yes, it is becoming common. But the good thing about prostate cancer, जैसा कि आपने कहा कि it's a very slow growing cancer. यह बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, और बहुत तरीके से अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं और इसे ट्रीट कर देते हैं, तो ये 100% क्यूरेबल होता है. मतलब कि पेशेंट को 5 इयर्स 10 इयर्स के बाद जो क्योर रेट मिलना चाहिए वो 100% मिलता है इन प्रोस्टेट, अगर वो टाइम पर इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट करा ले तो. सो बिल्कुल, दैट तो इज अ गुड थिंग अबाउट प्रोस्टेट कैंसर. बिल्कुल, तो एक ही अच्छी बात भी है, सिल्वर लाइनिंग इसे हम कह सकते हैं कि ये एक या स्लो ग्रोइंग कैंसर है, लेकिन हाँ, अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा क्योंकि ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। अगेन ट्रीटमेंट ऑप्शंस किस तरह के होते हैं प्रोस्टेट कैंसर में? सो प्रोस्टेट कैंसर में अगर लोकलाइज्ड डिसीज है तो अलग ट्रीटमेंट होता है, लोकली एडवांस्ड डिसीज है तो अलग ट्रीटमेंट होता है, और मेटास्टैटिक डिसीज है यानी कि अगर स्टेज 4 का कैंसर है जो कि स्प्रेड आउट हो चुका है तो फिर अलग ट्रीटमेंट होता है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंस इट इज अ स्लो ग्रोइंग कैंसर, तो मैक्सिमम केसेस जो स्क्रीनिंग से डिटेक्ट होते हैं, यानी कि एक यूरोलॉजिस्ट जो एग्जामिनेशन करके और पीएसए करके जो टेस्ट करके बायोप्सीज पे डिटेक्ट करता है, तो यूजुअली वो कैंसर्स बहुत ही लोकलाइज्ड कैंसर्स होते हैं जो कि बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिए जाते हैं. ऐसी कंडीशंस में अगर हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी कर दें, यानी कि उसके प्रोस्टेट को पूरी तरीके से निकाल दें with its vascular supply, neurological supply, एंड उसका कैप्सूल के साथ अगर हम उसको पूरी तरह से बॉडी में से निकाल दें सर्जिकली, तो प्रोस्टेट कैंसर क्यूरेबल होता है. अगर पेशेंट को लोकली एडवांस्ड डिसीज है, यानी कि उसको लिम्फ नोड्स भी हैं, तो ऐसे केसेस में सिर्फ सर्जरी से उसका काम नहीं होगा. सर्जरी के साथ हो सकता है कि उसको हार्मोनल थेरेपी, हार्मोनल एब्लेशंस और रेडिएशन की भी जरूरत लगे. बट अगर मेटास्टैटिक कैंसर है तो मेटास्टैटिक कैंसर में प्रोस्टेट का सर्जरी करके कोई हमें एडवांटेज नहीं मिलेगा. हमें फिर उसे सिर्फ कैंसर की ग्रोथ को कर्टेल करने के लिए हार्मोनल थेरेपी पे रखना होगा. बट इवन इफ द पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद अ मेटास्टैटिक कैंसर, तो उसमें भी 5 ईयर सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है, प्रोवाइडेड कि पेशेंट ट्रीटमेंट को अच्छे से कंप्लाई करे. बिल्कुल, तो कैंसर तो है ही, कैंसर होने के चांसेस पहले कम थे जैसा कि डॉक्टर ने कहा, लेकिन अब हमको देखने को मिल रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। उसकी बहुत सारे वजह हैं, लाइफस्टाइल चेंज तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक वजह है कि अब टेस्ट ज़्यादा होने लगे हैं, जो एक तरह से अच्छी बात है। अर्ली डिटेक्शन भी इससे हो जाता है, लेकिन हाँ, ये एक स्लो ग्रोइंग कैंसर है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, तो बहुत घबराने की बात नहीं है। ज़रूरत बस इस बात की है कि हम अगर सिम्पटम्स हैं, तो उन्हें डॉक्टर को दिखाएँ। फैमिली हिस्ट्री का कितना बड़ा रोल होता है डॉक्टर? अगर फैमिली में ऑलरेडी किसी को प्रोस्टेट कैंसर है तो? प्रोस्टेट कैंसर में फैमिली हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज प्रोस्टेट कैंसर्स आर दे रन इन फैमिली, बेसिकली दे आर हेरिडिटरी.
सो अगर जो कुछ लोग होते हैं जिनकी फैमिली में सपोज़ उनके फादर को या फिर अंकल को या फिर किसी कज़िन को प्रोस्टेट कैंसर का हिस्ट्री है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है बिकॉज़ ये उन्हें भी हो सकता है। एंड ऐसे केसेस में हम सजेस्ट करते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 45 वो साल में एक बार जो पीएसए का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, सीरम पीएसए का, वो ब्लड टेस्ट एनुअली एक बार तो कराएं ही कराएं, बिकॉज यही सबसे कारगर तरीका है, यही सबसे अच्छा स्क्रीनिंग टूल है जो उन केसेस में बता देगा कि कहीं उन्हें प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं हो रहा है, और बहुत ही इनिशियल लेवल्स पे डिटेक्ट हो जाएगा जब तक कि वो बॉडी में भी कहीं उसके साइंस नहीं आएंगे, उसके पहले भी पीएसए के द्वारा वो डिटेक्ट किया जा सकता है। तो जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री है उन्हें 45 इयर्स के बाद प्रोस्टेट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करानी चाहिए। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है कि 45 इयर्स ऑफ एज के बाद अगर फैमिली हिस्ट्री है तो फिर चेक ज़रूर कराएँ, एक डॉक्टर के संपर्क में, एक अच्छा यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में आप ज़रूर रहें। शुरू में आपने एक बात कही थी जिसे हम बार-बार दोहरा रहे हैं कि प्लीज़ सिम्पटम्स को इग्नोर ना करें। वो बात हमने बीपीएच के केस में कही थी, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया के संदर्भ में कही थी। लेकिन मुझे लगता है इसलिए भी मतलब एक तो है ही कि उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, फर्दर consequences अच्छे नहीं होंगे। लेकिन मुझे लगता है जब आपने ये प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बताया, अब मुझे लगता है कि इसलिए भी बहुत ज़रूरी है इन सिम्पटम्स को इग्नोर ना करना यस। कि अगर आप पहले टेस्ट करा लेंगे, इन केस वो मैलिग्नेंट है, तो आपको पहले पता चल जाएगा और अगर पहले पता चल जाएगा, तो जैसा कि डॉक्टर ने कहा, इलाज और बेहतर तरीके से हो सकता है क्योंकि ये एक बहुत स्लो ग्रोइंग कैंसर है, तो ऐसे में सर्वाइवल रेट भी अच्छा है, आपको बेटर रिलीफ मिलेगा। तो इसलिए ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आई एम श्योर डॉक्टर कि ये जो सिम्पटम्स हैं इन्हें इग्नोर ना किया जाए। वेरी ट्रू। बिल्कुल। तो हमने काफ़ी कुछ बात प्रोस्टेट कैंसर पर भी कर ली। कुछ हमारे सवाल हैं हमारे व्यूअर्स के, उन्हें मैं ले लेती हूँ। अच्छा, एक सवाल जो राहुल बसवार का है, इज देयर अ लिंक बिटवीन बीपीएच एंड प्रोस्टेट कैंसर? मेरे ख्याल से ये जानना चाह रहे हैं कि अगर एक बेनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट हो गया है तो क्या वो कैंसरस हो सकता है, वो बाद में कैंसर में तब्दील हो सकता है, मैलिग्नेंट हो सकता है? नहीं, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। अगर आपके जो सेल्स हैं एनलार्जमेंट वाले वो बिनाइन हैं, तो वो बिनाइन ही रहेंगे और कैंसरस सेल्स कैंसरस ही रहेंगे। सो ऐसा नहीं है कि आगे जाके बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया कैंसरस एनलार्जमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये ज़रूर हो सकता है कि एक ही पेशेंट के अंदर दोनों चीज़ें कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। यानी कि प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट कैन बी अ मिक्स ऑफ बिनाइन एज़ वेल एज़ कैंसरस सेल्स। यानी कि पेशेंट को कैंसरस सेल्स भी आ सकते हैं और बिनाइन सेल्स टुगेदर उसके साथ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये कंडीशन हो सकती है, बट हर बिनाइन के बाद उसे कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा नहीं होता। ओके। एक और हमारे व्यूअर है नवोदीप विश्वकर्मा, उनका सवाल है एट व्हाट एज डज बीपीएच टिपिकली अकर? तो नॉर्मली किस एज के बाद होता है बीपीएच? नॉर्मली इट स्टार्ट्स शोइंग इट सिम्टम्स आफ्टर द एज ऑफ 55। ओके, तो उसके बाद अगर ये सिम्पटम्स खास तौर पर देखने को मिल रहे हैं, उससे पहले भी अगर देखने को मिल रहे हैं तो डेफिनिटली हाँ, बहुत ही हमें रेयर केसेस में ऐसा होता है, जैसे फैमिली हिस्ट्री बिनाइन प्रोस्टेट में भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करती है। अगर हम्म। आपके फादर को या आपके अंकल को किसी को फैमिली में हिस्ट्री है बिनाइन एनलार्जमेंट की भी, तो हो सकता है कि आपको सिम्टम्स थोड़ा उनके कंपैरिजन में जल्दी आ जाए, 5-10 साल पहले आ जाए। तो 50 के बाद अमूमन सिम्टम्स आने लगते हैं। ओके। हम हर बार कहते हैं, खासकर मेडिकल साइंस में, मेडिकल फील्ड में ये कहा जाता है प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम ये भी कहते हैं कि आज के समय में हमारा लाइफस्टाइल इतना बिगड़ गया है कि चीजें बहुत पहले कोई कंडीशन है, जैसे बालों का सफेद होना पहले 40 के बाद होते थे, अब 20-25 के बाद बालों का सफेद होना दिखने करेक्ट। लगता है, तो सब चीजें इस तरह से हो रही हैं। तो ऐसे में सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है डॉक्टर कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम क्या कर सकते हैं कि हम एक तरह से प्रिवेंट तो शायद नहीं कर सकते क्योंकि ये एक साइन ऑफ नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, एजिंग लेकिन है। उसे हम थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सके, थोड़ा डिले कर सके, तो क्या एहतियात हम बदल सकते हैं, किस तरह की लाइफस्टाइल हम रख सकते हैं? बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो सबसे पहले आता है डाइट,
आपकी डाइट वेल कंट्रोल्ड होनी चाहिए, उसमें एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। डाइट में अगर किसी भी चीज़ का आप एक्सेस ले रहे हैं, कार्ब्स का एक्सेस ले रहे हैं या फिर प्रोटीन्स का एक्सेस ले रहे हैं या फिर फैट्स का एक्सेस ले रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए ओवरऑल हार्मफुल है और सिमिलरली आपके प्रोस्टेट के लिए भी हार्मफुल है। तो ऐसा देखा गया है कि जो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट वाले पेशेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं फैटी डाइट ज़्यादा लेते हैं। फैटी डाइट किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे जंक फूड ज़्यादा लेना या फिर रिफाइंड फ्लावर का यूज़ करना। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। नेचुरल होल व्हीट होल फूड आपको कंज्यूम करना चाहिए एज फार एज डाइट इज कंसर्न। सेकेंडली आता है एक्सरसाइज का रोल। आपको एटलीस्ट वीक में 150 मिनट्स एक्सरसाइज करना चाहिए। एंड जैसे जैसे एज बढ़ता है तो आपकी मसल्स की भी एजिंग होती है, आपकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं वो भी लूजन अप होने लगती हैं। तो मसल स्ट्रेंथनिंग एंड मसल एंड्योरेंस एंड मसल ट्रेनिंग इज आल्सो इम्पॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम योर रूटीन एक्सरसाइजेज लाइक कार्डियो या फिर योगा, एरोबिक्स, जुम्बा जो भी करते हैं। बट मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी आपको आफ्टर द एज ऑफ 40 करना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज सिंस ये एजिंग के साथ वीक होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो वीकनेस को अवॉइड करने के लिए मसल स्ट्रेंथनिंग भी जरूरी है। थर्ड थिंग जो आती है एडिक्शंस, तो आपको अल्कोहल, स्मोकिंग एंड टबैको, ये ऐसे इंपॉर्टेंट एडिक्शंस है जिनका नॉट ओनली प्रोस्टेट कैंसर, हर तरह के कैंसर में इनका कहीं ना कहीं रोल देखा गया है, चाहे वो यूरोलॉजिकल कैंसर्स हो, चाहे वो नॉन यूरोलॉजिकल जैसे लंग, स्टमक, ब्रेन कैंसर्स हो। तो अल्कोहल एंड स्मोकिंग ये बहुत हार्मफुल एडिक्शंस हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, तो इस तरह से एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। भले ही ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, होगा, लेकिन उसको और डिले कर सकते हैं। एंड सेकेंडली और एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि जी। जो स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस का लेवल आजकल हमारी लाइफ में है ड्यू टू आर दिस लाइफस्टाइल, और सोशल मीडिया का प्रेजेंस है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण हमारा जो दिमाग है वो हमेशा एक एंजाइटी मोड में रहता है, हमेशा एक स्ट्रेस लेवल्स बने हुए रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उन्हें भी कर्टेल करने की कोशिश करना चाहिए। वो खैर बहुत अलग डिफरेंट टॉपिक हो जाता है टॉकिंग अबाउट द मेंटल स्ट्रेस, बट कहीं ना कहीं ये सारे कैंसर्स में स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, लेकिन अगर आप अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है, हुँ। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको परेशान कर रही हैं, तो हो सकता है कि वो भी कैंसर में आपका पैथोलॉजी में आपके लिए रोल प्ले कर रही हो। बिल्कुल। और इससे पहले कि इस सेशन को हम समाप्त करें डॉक्टर, एनी टेक होम मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स? सो द टेक होम मैसेज फ्रॉम दिस टॉक विल बी कि प्रोस्टेट के सिम्टम्स बहुत कॉमन हैं, और प्रोस्टेट की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसे बहुत इजीली टैकल किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है और ट्रीट किया जा सकता है। बस आपको ज़रूरत है सही जगह पर, सही टाइम पर, सही कंसल्टेंट से एडवाइस लेने की। आप एक अच्छे से नियर बाय यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपना रूटीन चेकअप करवाएं, जो मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करते हैं वो मेडिसिन लें। अगर मेडिसिन से आपको आराम नहीं है और अगर आपको सर्जरी एडवाइस करी है तो आप सर्जरी करवाएं। यूजुअली 95 टू 96% केसेस में सर्जरी इज वेरी सक्सेसफुल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सर्जरी के बाद पूरी तरह ठीक हो जाती है। कुछ 3-4% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें केस सिलेक्शन के कारण हो सकता है कि कुछ और प्रॉब्लम्स हो, जैसे उन्हें एग्जिस्टिंग डायबिटीज हो या फिर पैरालिसिस का हिस्ट्री हो। ऐसे केसेस में सर्जरी को थोड़ा सा ध्यान में रखकर डॉक्टर्स करते हैं। तो ये चीजें बहुत अच्छे से ट्रीट की जा सकती हैं, बस आपको सही टाइम पर सही इंसान को दिखाना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातचीत आपसे डॉक्टर यश पमेचा हुई और काफ़ी अच्छी जानकारी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन ये रहा। थैंक थैंक यू यू। सो वेरी मच। थैंक यू, सेम हियर। या, And viewers, thank you for your active participation. For more information and updates, stay connected on our FB page, Prostate Wellbeing. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you. Goodbye. Have a good day. थैंक यू। थैंक यू। Thank you, Doctor.